नमस्कार, मनोदेल श्रेया क्लासेज में स्वागत है आपका। आज हम जो एनसीईआरटी की सीरीज़ हिस्ट्री की चल रही थी उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें अपना पहला क्वेश्चन है कि इस्लामी कानूनों की व्यवस्था करने वाले विधिवेता क्या कहलाते थे। तो वो कहलाते थे मुजतहिद। नेक्स्ट आता है कि मुजतहिद द्वारा व्याख्या किया गया कानून अल्लाह की इच्छा का ही रूप माना जाता है। कानून के इस स्रोत को क्या कहा जाता है, तो इस कानून को कहा जाता था इजमा। नेक्स्ट आता है तर्क और विशेषण पर आधारित कानून की व्यवस्था क्या कहलाती थी। तो तर्क और विशेषण की पर आधारित जो कानून व्यवस्था है वह कहलाती थी कयास। नेक्स्ट है भारत में तुर्की सुल्तानों की आर्थिक नीति किस ढांचे पर आधारित थी। तो उनकी जो आर्थिक नीति थी वो आधारित थी हनफी विचारधारा के वित्तीय सिद्धांत पे आधारित थी। नेक्स्ट आता है कृषि भूमि जो केंद्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में थी, जिससे वसूल किए जाने वाले लगान को सीधे केंद्रीय राजकोष में जमा किया जाता था, क्या कहलाती थी। तो वो कहलाती थी खालसा भूमि। नेक्स्ट है खालसा के अधीन क्षेत्र जिसे वेतन के बदले में सैनिक और असैनिक अधिकारियों तथा अमीरों को आवंटित किया जाता था, क्या कहलाता था। तो वो कहलाता था इक्ता। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्ता व्यवस्था में सुधार के लिए मुक्ता तथा वली से राजस्व से जुड़े समस्त अधिकार वापस लेकर एक नए अधिकारी को दे दिए। यह अधिकारी कौन था। तो ये अधिकारी था उल खराज। नेक्स्ट है भू राजस्व निर्धारण की वह पद्धति जिसमें वास्तविक उपज में से राज्य के हिस्से का निर्धारण किया जाता था। तो वास्तविक उपज में से राज्य के हिस्से का निर्धारण किया जाता था बटाई से। तो देखो बटाई है ना, बटाई के अलावा जो भू राजस्व निर्धारण थी उसकी अन्य पद्धतियों में मसाहत जिसमें भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था, और मुक्ताई क्या थी, लगान निर्धारण की एक मिश्रित प्रणाली थी। तो तीन थी, बटाई थी, मसाहत थी और मुक्ताई। बटाई तो जिसमें वास्तविक उपज में से राज्य का हिस्सा होता था वो होता था, जिसमें निर्धारण किया जाता था भू राजस्व का। मसाहत में क्या था, भूमि की पैमाइश यानी नाप कर ली जाती थी, फिर पैमाइश के आधार पे किया जाता था उपज का निर्धारण किया जाता था। और मुक्ताई में लगान निर्धारण था वो एक मिश्रित प्रणाली के आधार पे किया जाता था। ये तीनों याद रखने नाम। मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था। तो बटाई का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका था एक। भारत में इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी। तो सबसे पहले इक्ता प्रथा की शुरुआत करने वाले थे इल्तुतमिश। नेक्स्ट है संपूर्ण साम्राज्यों को एक ही कर व्यवस्था के अंतर्गत लाने वाले सम्राट कौन थे। तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। इम्पोर्टेंट है, संपूर्ण साम्राज्य को एक ही, पहले अलग अलग था, जैसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वो थी कर व्यवस्था थी, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने सब में समान कर लगा दिया था। लोधी सुल्तानों के काल में खालसा भूमि का क्षेत्र कम होने का प्रमुख कारण क्या था। तो अफगान सरदारों को बड़ी बड़ी जागीरें प्रदान करना। तब लोधी सल्तनत काल में क्या हो गई थी, खालसी जो भूमि था उसका क्षेत्र कम हो गया था। नेक्स्ट है रहट उपकरण का जन्म एवं प्रसार मूलतः भारत के बाहर पश्चिम में हुआ। पूर्व मध्यकालीन भारतीय ग्रंथों में इसका उल्लेख अरहर नाम से मिलता है। संभवतः रहट का प्रयोग दिल्ली सल्तनत के युग में ही प्रारंभ हुआ। रहट का प्रथम विस्तृत विवरण कहाँ मिलता है। तो ये बाबरनामा में मिलता है। सबसे पहले रहट का प्रयोग कि रहट था, ये किस में मिलता है, बाबरनामा में। इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। भारत में चरखे का पहला लिखित उल्लेख किसमें मिलता है। तो भारत में चरखे का पहला लिखित उल्लेख मिलता है इसामी की है फतवा उस सलातीन में 1350 ईस्वी में लिखी गई थी। इसामी की क्या नाम है पुस्तक का, फतवा उस सलातीन। भारत में चरखे के वास्तविक प्रादुर्भाव का समय माना जाता है। तो चरखे का वास्तविक प्रादुर्भाव का समय है वो माना जाता है 12वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य। नेक्स्ट आता है रेशम के कीड़े पालने की प्रथा किस काल में प्रचलित हुई। तो रेशम के कीड़े पालने की प्रथा प्रचलित हुई थी सल्तनती काल में। नेक्स्ट है 7वीं से 10वीं शताब्दी तक का युग भारत तथा अरब जगत के मध्य व्यापारिक संबंधों का स्वर्ण काल कहा गया है। इस समय व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था। तो व्यापारियों का जो समूह होता था उसे कहते थे तुजार खास। हिंदुस्तान में कौन से शासक स्वयं ही व्यापारी थे। तो लोधी शासक थे, वो व्यापारी भी थे और शासक भी थे। तो स्वयं ही व्यापारी कौन से शासक थे, लोधी शासक। नेक्स्ट आता है देवल पड़ता है गुजरात में। देवल व्यापारिक दृष्टि से मध्यकाल में समृद्ध माना गया है। क्या यह अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का कार्य भी करता था। तो हाँ, ये करता था, सही है ये बात।
कि देवल है वो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का कार्य भी करता था गुजरात। सल्तनत काल में बंगाल व्यापारिक रूप से किस लिए प्रसिद्ध था? तो चावल और रेशम के लिए बंगाल प्रसिद्ध था। नेक्स्ट आता है सल्तनत काल में विभिन्न देशों से मंगाए जाने वाले व्यापारिक माल में घोड़ों का आयात सर्वोपरि था। तुर्किस्तान एवं ईरान से घोड़े के निर्यात का उल्लेख किन लेखकों ने किया है? तो इब्न बतूता एवं मार्को पोलो ने किया है। नेक्स्ट आता है किस सल्तनत कालीन शासक के सिक्कों पर एक तरफ शासक का नाम व दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित मिली है? तो वो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। एडवर्ड टॉम्स ने धनवानों का युवराज किस सल्तनत कालीन सुल्तान को कहा है? तो ये कहा है मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट आता है भूमि का विशेष खंड जो सैनिक व सैनिक अधिकारियों को बांटे जाते थे परंतु वे मालिक नहीं थे, केवल उसके लगान का ही उपभोग कर सकते थे। यह भूखंड क्या कहलाता था? तो ये भूखंड कहलाता था एक्ता यानी हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास भूखंड। नेक्स्ट आता है धर्म संबंधी तथा अनुदान के कार्यों के लिए प्रदान की गई भूमि जो कि वंशानुगत भूमि थी क्या कहलाती थी? तो वो कहलाती अमलाक तथा या मिलक। अमलाक या मिलक दोनों में से एक नाम आएगा। वंशानुगत भूमि थी वो कहलाती थी अमलाक। विद्वानों तथा धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता कहलाती थी। तो विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाती थी इदरार। हरिहर व बुक्का ने दक्षिण में विद्रोह किसके शासनकाल में किया? तो हरिहर व बुक्का ने दक्षिण भारत में विद्रोह किया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे? तो टंका था वो चांदी और बाकी क्या थे? तांबे के सिक्के थे। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो इल्तुतमिश के टाइम पे। बाकी के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।